Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 23 regarding the course Risk Management and Insurance FNC 710. Today we are going to see the insurance contractual provisions के life insurance contractual provisions कौन-कौन सी हो सकती हैं, किस-किस तरह हैं. That is the new chapter that we are going to start after the fundamentals of life insurance, जो हमारा पिछला वाला लैब चैप्टर था. इसमें हम देखेंगे क्या-क्या contractual provisions exist कर रही हैं, क्या exist कर रही हैं हमारे पास contractual provisions कौन-कौन सी exist कर रही हैं और उन प्रोविजंस को हम लोगों ने किस तरह से लेकर आगे चलना है. लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस के अंदर याद रखिएगा, हम इसमें देखेंगे कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंट प्रोविजंस होती हैं. उस कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस के अंदर क्या क्या चीजें और कैसे इन्वॉल्व होती हैं, उन प्रोविजंस के हमने किस तरह से कैसे आगे लेकर चलना है. तो इसके अंदर भी यही देखना है हमने कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस कौन कौन सी हैं और कैसे डिपिक्ट हो रही होती हैं. सो दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस आर देयर एंड ऑल्सो कि उसमें हम लोग किस किस तरह से वेरिएशंस आ सकते हैं. यहां पे हम लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की वेरिएशंस की भी बात करेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या वेरिएशंस आ सकती हैं और उन वेरिएशंस को हम किस तरह से मैनिपुलेट करके या लुक आफ्टर करके हम उसे आगे लेकर जा सकते हैं. सो दैट मींस लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस विल आल्सो बी सीन, यानी कि हमने लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस भी देखनी है कि उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और कैसे उन चीजों को लेकर हमने आगे चलना है. दैट मींस लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस आर देयर, कि लाइफ इंश्योरेंस की कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस ये हैं और इन्हीं की बेस में हमने कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस को आगे लेकर चलना है. तो दैट मींस लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस को हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं और प्रोविजंस किस किस तरह की होती हैं. जिस जिस तरह की प्रोविजंस होंगी उसी तरह की चीजों को हम लेकर आगे चलेंगे. दैट मींस दैट इज द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस. के लाइफ इंश्योरेंस की कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस क्या क्या हैं और वो कैसे वर्कआउट होती हैं. सो दैट मींस फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि लाइफ इंश्योरेंस की कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस किस तरह की हैं और वो कैसे वर्कआउट होती हैं, यानी कैसे वो वर्केबल होती हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस. कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की. ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखें पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास आ रहा है दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस. हमने सबसे पहले देखेंगे टाइप्स क्या क्या है, मींस कौन कौन सी टाइप्स की एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस. कौन कौन सी टाइप है, किस किस टाइप की हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस एग्जिस्ट कर रही हैं. नेक्स्ट वन इज द डिविडेंड ऑप्शंस, कि हमारे पास जो कैश वैल्यू या उसकी पेमेंट की क्या क्या ऑप्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी कैश वैल्यू की क्या है और पेमेंट की क्या क्या ऑप्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं. दैट इज नोन टू बी एज अ डिविडेंड ऑप्शन. क्या कहते हैं उसे हम? दैट इज नोन टू बी एज अ डिविडेंड ऑप्शन. नॉन फॉर फीचर ऑप्शन, दैट इज समथिंग न्यू. नॉन फॉर फीचर ऑप्शन भी एग्जिस्ट कर रही होती है. नॉन फॉर फीचर ऑप्शन क्या है कि हाँ जी इसको हमने कैसे मैनिपुलेट करना है और किस तरह से मैनिपुलेट करके आगे चलना है. मींस फॉर फीचर ऑप्शन वो है कि इसमें हम मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक को हाउ वी आर गोइंग टू कवर इट अप. सो दैट इज नोन टू बी एज अ फॉर फीचर ऑप्शन. सेटलमेंट ऑप्शंस के सेटलमेंट ऑप्शन भी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप. अच्छा, ये ऑप्शंस का मतलब क्या है कि ये ऑप्शंस हम इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ला सकते हैं, यानी ये ऑप्शंस उसमें वर्कआउट कर सकती हैं और ये ऑप्शंस उसमें ला सकते हैं और उसको सामने रख सकते हैं. एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास? एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कि ये लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स हैं और उसी के हिसाब से हम उसे वैल्यू कर रहे हैं. सो दैट मींस दैट इज नोन टू बी एज द एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स. कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस के हमारे सामने आते हैं और उन लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स को हम किस तरह से और कैसे लेकर आगे चलता है. तो दैट मींस दैट इज एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स कौन कौन से हैं और वो किस किस तरह से हमारे पास बेनिफिट्स आ सकते हैं और उन बेनिफिट्स को हम किस तरह से कैसे यूजेबल कर सकते हैं. सो दैट मींस वी आर आल्सो गोइंग टू सी द बेनिफिट्स और इन ऑप्शंस के भी क्या बेनिफिट्स हैं दैट वी आर आल्सो गोइंग टू सी कि इसके ऑप्शंस के क्या क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं टुवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स. कि जब आप अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये ऑप्शंस हैं तो इनके क्या बेनिफिट्स एक इंश्योर्ड को इसकी तरफ आ सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन अंडर द ओनरशिप क्लॉज. अच्छा, एक क्लॉज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन टू बी एज अ ओनरशिप क्लॉज. द पॉलिसी ओनर, जिसने पॉलिसी खरीदी है, पोजेसेस ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, सारे राइट्स उसी के होंगे इन द पॉलिसी व्हाइल द इंश्योर्ड इज लिविंग. यानी सारे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स पॉलिसी ओनर ही के होंगे जब तक वो जिंदा है, जब तक इंश्योर्ड जिंदा है. राइट्स इंक्लूड्स नेमिंग अ बेनिफिशियरी. क्या क्या राइट्स हैं?
कौन आपकी जो ओवरऑल इंश्योरेंस बेनिफिट का कौन बेनिफिशियरी होगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। उसने राइट देना है, उसके पास राइट है कि जिसको दिल चाहे वो उसमें नॉमिनेट कर दे, जिसको दिल चाहे वो उसे नॉमिनेट ना करे। एंड सरेंडरिंग द पॉलिसी, यानी आप सरेंडर भी कर सकते हो पॉलिसी फॉर इट्स कैश वैल्यू, कि आप पॉलिसी वापस कर दो और कहो जी जितनी इसकी कैश वैल्यू है वो मुझे वापस कर दीजिए, यानी कैश आपको रिटर्न में आ जाए और आप पॉलिसी वहीं पे खत्म कर दें या वहीं पे एंड कर दें। सो दैट मींस वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट के वहां पे हमारे पास कैश वैल्यू पे हम पॉलिसी को वापस बेच दें या वापस कर दें, और जितना भी आपको प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट जो भी है वो उस पर आपको रिवर्ट या रिटर्न में मिल जाएगा, यानी ये हमारे पास रिटर्न हो गया, यानी ये हमारे पास रिटर्न होके आ रहा है। अनदर क्लॉज कौन सा होगा, द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज। अब क्या आ रहा है हमारे पास, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज स्टेट्स दैट, क्या स्टेट्स करता है, दैट द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड अटैच्ड एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया और सर जो भी एप्लीकेशन ये फॉर्म अटैच्ड है वो याद रखिएगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, दैट इज ओवरऑल एंटायर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज। बिकॉज यहां पे देखिए तो एक बात की हुई, द पॉलिसी होल्डर कैन ट्रांसफर, यानी इसका मतलब है हमारी यहां पे पॉलिसी ट्रांसफर हो सकती है बाय फिलिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म। अच्छा, जब अगर फॉर्म के साथ वो अटैच होकर ट्रांसफर हो रही है तो वो फॉर्म भी उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो उसका पार्ट बन जाएगा। तो जब उसका पार्ट बन जाएगा दैट मींस दैट मस्ट बी अटैच्ड विद योर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए यहां पे कह रहा है अटैच्ड एप्लीकेशन, क्या बात कर रहा है, अटैच्ड एप्लीकेशन कंस्टिट्यूट द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट और अटैच्ड एप्लीकेशन जो भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट इज नोन टू बी एज योर एंटायर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज, कि जो कुछ भी इस पेपर्स पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है या कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। प्रिवेंट्स द इंश्योरर फ्रॉम मेकिंग अमेंडमेंट विदाउट एनी पॉलिसी होल्डर नॉलेज, यानी अब आपको पता हो कि हाँ जी इसके अंदर 3 सफे थे, 5 सफे थे, 6 सफे थे, कितने थे, हाउ मेनी पेजेस आर देयर, उतने पेजेस के ऊपर जो कुछ लिखा है वही कॉन्ट्रैक्ट में होगा, ताकि कोई और चाहे तो उसके अंदर एडिशनल पेजेस अटैच करके उसे अमेंड ना कर सके। दैट इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए एंटायर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज डाला जाता है ताकि वो इस चीज को कवरेज प्रोवाइड करे। क्या करे, वो इसको कवरेज प्रोवाइड करे कि हाँ जी दैट इज एंटायर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज, और उसी कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज को हम यूज करते हुए आगे चल रहे हैं कि दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट एंड हाउ दीज कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज विल बी मेड। दैट इज द प्रिवेंट द इंश्योरर फ्रॉम मेकिंग अमेंडमेंट्स, यानी प्रिवेंट करें इंश्योरर को फ्रॉम मेकिंग अमेंडमेंट्स विदाउट द पॉलिसी होल्डर नॉलेज, कि पॉलिसी होल्डर नॉलेज के अलावा वहां पे हम द एडिशनल अमेंडमेंट्स विदाउट एनी पॉलिसी होल्डर्स नॉलेज करते जाएं, यानी उसी के हिसाब से हम करते हैं। दैट इज द प्रिवेंट्स द इंश्योरर फ्रॉम मेकिंग अमेंडमेंट्स विदाउट द पॉलिसी होल्डर्स नॉलेज, के विदाउट पॉलिसी होल्डर्स नॉलेज जो है वो उसी के हिसाब से चेंज होता जाए। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस फर्दर, नाउ अनदर वन इज नोन टू बी इनकंटेस्टेबल क्लॉज। अब ये दैट इज अ वेरी स्पेशल क्लॉज। अब आप यहां पे देखें तो यहां पे होगा क्या कि यहां पे कि इसका मतलब है कंटेस्ट का मतलब है कि व्हेन यू आर गोइंग टू आर्ग्यू समथिंग, इनकंटेस्टेबल क्लॉज के दैट मींस यू आर नॉट गोइंग टू आर्ग्यू एनीथिंग, क्या वहां पे कोई भी आर्ग्यू नहीं करेंगे चीज, कोई चीज आर्गुमेंट में नहीं आएगी। स्टेट्स दैट द इंश्योरर कैन नॉट कंटेस्ट द पॉलिसी आफ्टर इट हैज बीन इन फोर्स 2 years ड्यूरिंग द इंश्योर्ड लाइफ टाइम, यानी कि इंश्योर्ड जो है वो उस पॉलिसी को कंटेस्ट नहीं कर सकता ड्यूरिंग द 2 years, किसके अंदर, ड्यूरिंग द 2 years ड्यूरिंग द इंश्योर्ड लाइफ टाइम, कि ड्यूरिंग जितने भी 2 years हैं और उस दौरान जो है वो इंश्योर्ड का जो लाइफ टाइम है उस दौरान वो उसे कंटेस्ट नहीं कर सकता, यानी उसे चैलेंज नहीं कर सकता, यानी उस पॉलिसी को वो चैलेंजेबल नहीं रखेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ द इंश्योरेंस इंश्योर्ड लाइफ टाइम, यानी पहले 2 साल जो उसको ली हुई है पॉलिसी उस दौरान अगर वो उसे कंटेस्ट करना चाहे तो वो नहीं करेगा, उसके बाद उसे कंटेस्ट कर सकता है कि हाँ जी दैट इज कंटेस्टेबल, और कंटेस्टेबल के हिसाब से उसे आगे लेकर जा रहा है। Protects the beneficiary if insured tries to deny payment of claims years after the policy was first issued। अब क्या कह रहे हैं, protects the beneficiary if insurer tries to deny payment, यानी ये वो क्लॉज है जो आपको एक तरह से बेनिफिशियरी को गारंटी कर रहा होता है इफ इंश्योरर कहे कि मैं पैसे नहीं देता, मैं आपका क्लेम आपका नहीं देता आफ्टर द पॉलिसी वाज फर्स्ट इशूड, कि जब भी पॉलिसी इशूड हो। इस क्लॉज का फायदा ये है कि यानी इंश्योरर कैन नॉट कंटेस्ट द पॉलिसी, यानी कि पहले 2 साल में वो कंटेस्ट नहीं कर सकता, यानी वो उसे चैलेंज नहीं कर सकता कि हाँ जी कि ये गलत है या सही है, या आप द क्लेम्स आर नॉट राइट, या क्लेम्स गलत हैं या व्हाटसोएवर, वो पहले 2 years में उसे कंटेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कंटेस्ट करेगा तो दैट इज बीइंग रॉन्ग साइड, कि वहां पे वो कहेगा कि दैट इज एग्जिस्ट इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज। द इंश्योरर हैज 2 years टू डिटेक्ट फ्रॉड, यानी इंश्योरर के पास कितने होते हैं, 2 years रहते हैं टू डिटेक्ट फ्रॉड, क्योंकि 2 year है ना आफ्टर द पॉलिसी वाज फर्स्ट इशूड, यानी 2 years है, 2 years से वो देखे कि हाँ जी कोई अगर फ्रॉड हो सकता है तो ठीक है, अगर उसे मिल गया तो दैट्स फाइन, हाँ जी ठीक है, नहीं मिला तो दैट मींस इट इज स्टिल
इनकंटेस्टेबल, यानी कि कंटेस्ट नहीं कर सकते उसे, यानी आप उसे उसके ऊपर इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि डिस्कशन या नेगोशिएशंस नहीं कर सकते ऑन दैट बेस। द इंश्योरर कैन कंटेस्ट क्लेम आफ्टर इनकंटेस्टेबल पीरियड, यानी कि इनकंटेस्टेबल पीरियड कितना है 2 साल, उसके बाद इंश्योरर उस चीज को कंटेस्ट कर सकता है कि हाँ जी उसके बाद द बेनिफिशियरी टेक्स आउट द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद द इंटेंट ऑफ मर्डरिंग द इंश्योर्ड। अब यहां पे क्या है, द बेनिफिशियरी टेक्स द आउट द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो बेनिफिशियरी है, आपको पता है कि जो बेनिफिशियरी है वो लाइफ इंश्योरेंस जानबूझ के इसलिए लेता है बिकॉज दे वांट टू मर्डर द इंश्योर्ड, कि जिसकी इंश्योरेंस करा रहे हैं उसको वो मारना चाह रहे हैं। तो दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ फ्रॉड, कि ये क्या कहलाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्रॉड, कि ये फ्रॉड का एक तरह से पार्ट है, यानी ये फ्रॉड को ही सामने लेकर चल रहा है कि हाँ जी हाउ दीज फ्रॉड्स आर बीइंग मेड। द एप्लीकेंट हैव समवन एल्स टेक अ मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि द एप्लीकेंट हैज समवन एल्स टेक अ मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी उसके पास कोई और भी है जो मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है या मेडिकल एग्जामिनेशन को सामने लेकर आ रहा है। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एट द इंसेप्शन ऑफ अ पॉलिसी, यानी कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है समटाइम्स ये है कि वहां पे कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जब पॉलिसी आ रही है, दैट मींस देयर एग्जिस्ट सम अदर बेनिफिट, क्योंकि अगला क्यों पॉलिसी लेगा कि जब उन्हें पता है कि कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है। देखिए मेरे पास अगर कोई चीज इंश्योरेंस ही होगी मैं तभी पॉलिसी लूंगा ना, लेकिन अगर मेरे पास कोई चीज इंश्योरेंस की है नहीं मैं फिर ही पॉलिसी ले रहा हूं, तो दैट मींस देयर मस्ट बी समथिंग एल्स, कि वहां पे कुछ और भी चीजें हैं जो वहां पे एग्जिस्ट करती हैं या वो चीजें हमारे सामने नजर आती हैं। नाउ द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस अगेन द सुसाइड क्लॉज। अच्छा अब एक और चीज है हमारे पास, क्या आ गई, सुसाइड क्लॉज आ गए। स्टेट्स दैट इफ द इंश्योर्ड कमिट सुसाइड विद इन द 2 years आफ्टर द पॉलिसी इशूड द फेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस विल नॉट बी पेड, देयर इज ओनली रिफंड ऑफ प्रीमियम पेड, यानी कि सुसाइड क्लॉज भी है कि अगर उसने इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी के पहले 2 साल में सुसाइड कर ली तो याद रखिएगा कि फेस अमाउंट ऑफ पॉलिसी नहीं मिलेगी, यानी फेस अमाउंट ऑफ पॉलिसी नहीं मिलेगी। और याद रखिएगा साथ ही हम कहेंगे कि द ओनली रिफंड ऑफ द प्रीमियम इज पेड, कि जितना प्रीमियम दे चुके हैं सिर्फ और सिर्फ वही रिफंड होगा, इसके अलावा कोई और चीज रिफंड नहीं होगी। रिड्यूसेस एडवर्स सिलेक्शन, क्या होगी ये, एडवर्स सिलेक्शन अगेंस्ट इंश्योरर, जिसको आपको पता है कि हाँ जी एक बंदा सपोज कई दफा सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, अब अगर वो बंदा इंश्योरेंस क्लॉज लेगा तो डेफिनेटली अगर आप इस सुसाइड क्लॉज को नहीं डालेंगे बीच में तो अंडरस्टूड सी बात है रिस्क हायर है, लेकिन अगर आप सुसाइड क्लॉज को बीच में डालते हैं तो इसका मतलब है यू कैन अवॉइड एडवर्स सिलेक्शन। यहाँ ठीक है अगर विद इन 2 years उसने सुसाइड की तो दैट मीन्स के देयर वुड बी नो पेमेंट ऑफ फेस अमाउंट, ओनली प्रीमियम वुड बी रीपेड, कि सिर्फ और सिर्फ किसको रीपे करेंगे, दैट इज नोन टू बी एज अ प्रीमियम, यानी प्रीमियम को हम वापस कर देंगे, प्रीमियम को हम पे कर देंगे। A life insurance policy contains grace period। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या रखता है हमारे सामने, ग्रेस पीरियड रखता है, कि ग्रेस पीरियड कितना है, ड्यूरिंग विच द पॉलिसी होल्डर हैज अ पीरियड ऑफ 31 days टू पे एन ओवरड्यू प्रीमियम। अब यानी याद रखिएगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में समटाइम्स प्रीमियम डिले भी हो रहे होते हैं, क्या हो रहे होते हैं हमारे सामने, समटाइम्स द प्रीमियम इज बीइंग डिलेड, तो उसके लिए उन्होंने ग्रेस पीरियड रखा होता है इन विच द पॉलिसी पीरियड हैज अ 31 days ड्यूरिंग विच द प्रीमियम इज पेड, यानी कि वो अपना प्रीमियम जो 31 days डिले कर सकता है। एंड दिस 31 days इज नोन टू बी एज अ ग्रेस पीरियड, क्या कहते हैं उसे हम, ये हमारे पास एक तरह से ग्रेस पीरियड है। प्रिवेंट्स द पॉलिसी फ्रॉम लैप्सिंग बाय गिविंग द पॉलिसी ओनर एडिशनल टाइम टू पे, यानी प्रिवेंट्स द पॉलिसी फ्रॉम लैप्सिंग, यानी कि आप पॉलिसी को छोड़ने से रोक लेते हैं बाय गिविंग पॉलिसी ओनर एडिशनल टाइम टू पे, कि पॉलिसी ओनर को हम एडिशनल टाइम देते हैं ताकि वो पे कर सकें, तो दैट मीन्स प्रिवेंट्स द पॉलिसी ओनर फ्रॉम लैप्सिंग से अवॉइड करे बाय गिविंग द पॉलिसी ओनर एडिशनल टाइम टू पे, कि हम लोग पॉलिसी ओनर को एडिशनल टाइम दे रहे हो ताकि वो आराम से वहां पे कर सके, यानी देयर इज एग्जिस्ट एडिशनल टाइम टू पे, कि हमारे पास एडिशनल टाइम टू पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी हाउ वी आर गोइंग टू पे एडिशनल अमाउंट्स, और हमने एडिशनल अमाउंट्स को किस तरह से और कैसे पे आउट करना है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्चुअल, अब क्या आ रहा है, रीइंस्टेटमेंट। अब क्या आ रही है हमारे पास, रीइंस्टेटमेंट प्रोविजन आ रही, क्या आ रही है हमारे पास, रीइंस्टेटमेंट प्रोविजन परमिट्स द ओनर टू रीइंस्टेट द लैप्स्ड पॉलिसी। अच्छा अब कई दफा होता है कि आपने प्रीमियम नहीं दिया पॉलिसी लैप्स कर जाएगी, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ रीइंस्टेटमेंट क्लॉज, जिसके अंदर ओनर जो होता है वो रीस्टेट कर सकता है लैप्स पॉलिसी को, कि जो पॉलिसी छोड़ दी है उसको रीइंस्टेट कर लें, क्या करते हैं उसको, पॉलिसी ओनर को जहां छोड़ दिया है वहां पे हम उसे रीइंस्टेट कर दें। टू रीइंस्टेट फॉलोइंग रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेट, टू रीइंस्टेट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेट। एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, क्या आता है यहाँ पे, एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, कि हमारे पास क्या एविडेंस आ रहा है, ऑल ओवरड्यू प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट आर पेड, ऑल ओवरड्यू premiums plus interest are paid
any policy loans are repaid or reinstated, the policy was not surrendered for its cash value। यानी कि ये जब भी आपने रीइंस्टेट करना है तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो देखना है। पहला क्या है, एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, कि हाँ जी इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी इंश्योरेबिलिटी आपको रिक्वायर करने हैं। क्या कर रहे हैं आप, उसकी इंश्योरेबिलिटी आप रिक्वायर कर रहे हैं और उसी का एविडेंस आपको रिक्वायर्ड है। ऑल ओवर ड्यू प्लस इंटरेस्ट पेड, यानी ऑल ओवर ड्यू प्रीमियम्स, यानी ऑल ओवर ड्यू प्रीमियम्स जो हैं एंड इंटरेस्ट आर पेड, यानी कि जितने भी ओवर ड्यू प्रीमियम्स हैं एंड इंटरेस्ट दैट आर आल्सो बीइंग पेड, कि हमारे पास दोनों चीजें आ रही हैं। दैट इज ऑल ओवर ड्यू प्रीमियम्स, कि ओवर ड्यू जितने भी हो चुके हैं प्रीमियम्स प्लस इंटरेस्ट आर पेड, कि जितने लैप्सेस के बाद जितने भी प्रीमियम्स रहते हैं वो सारे के सारे पे किए जाएं और साथ ही उस पर इंटरेस्ट भी पे किया जाए, यानी बोथ थिंग्स आर देयर, यानी कि ओवर ड्यू प्रीमियम्स भी पे करने हैं और इंटरेस्ट भी पे करना है, यानी दोनों चीजें हैं। यानी ऑल ओवर ड्यू प्रीमियम्स विल बी आल्सो बी पेड एंड इंटरेस्ट आर आल्सो बीइंग पेड, यानी कि ओवर ड्यू प्रीमियम्स भी पे करने हैं और इंटरेस्ट भी पे करना है। द पॉलिसी वाज नॉट सरेंडर्ड फॉर इट्स कैश वैल्यू, कि पॉलिसी खत्म तो नहीं कर दी गई फॉर इट्स कैश वैल्यू, कि कैश वैल्यू को सामने रखते हुए आपने पॉलिसी ही खत्म कर दी या पॉलिसी ही आपने एंड कर दी हो। सो दैट इज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, द पॉलिसी वाज नॉट सरेंडर्ड फॉर इट्स कैश वैल्यू, कि कैश वैल्यू के अगेंस्ट आपने पॉलिसी कहीं सेल आउट या सरेंडर तो नहीं कर दी। The policy must be reinstated within the certain period। अच्छा आप देखें reinstatement का भी एक certain time period है कि कब तक हम पॉलिसी को reinstate कर सकते हैं। How many time does it being required कि हम पॉलिसी को reinstate कर रहे हैं, reinstate करके हमारे पास आ रही हो। तो जिस तरह से वो पॉलिसी reinstate हो रही होंगी हम उसी के हिसाब से उसे लेकर आगे चलें। Usually 3 to 5 years after the date of lapses, यानी कितने जितने years गुजर गए, यानी कि 3 से 5 साल आफ्टर द lapses के दौरान आप पॉलिसी reinstate कर सकते हैं। इससे ऊपर का टाइम आपके पास नहीं होता कि है दैट हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट। ऑल्दो इट मे रिक्वायर अ लार्ज आउटले ऑफ कैश, ऑल्दो इट मे रिक्वायर अ लार्ज आउटले ऑफ कैश, कि लार्ज आउटले ऑफ कैश है उसके लिए हमें चाहिए। दैट मीन्स ऑल्दो इट मे रिक्वायर लार्ज आउटले ऑफ कैश, इट मे बी चीपर टू रीइंस्टेट लैप्स पॉलिसी देन टू परचेज अ न्यू वन, क्योंकि आप उसमें लैप्स प्रीमियम दे दें तो आपका टाइम तो चलता रहेगा, लेकिन अगर आप न्यू पॉलिसी लेंगे वो टाइम जीरो से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा वो, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम जीरो। सो दैट मीन्स इट इज ऑलवेज बी चीपर to reinstate the lapse policy rather than buying a new one, कि आप न्यू वन को बाय करने के बजाय आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी को ही क्या कर दें, रीइंस्टेट कर दें, यानी रीइंस्टेटमेंट ऑफ न्यू पॉलिसी की तरफ ही ले आए उसे, यानी न्यू पॉलिसी उसी हिसाब से आपकी रीइंस्टेट हो रही हो। Now another one, the beneficiary is the party। अब यहाँ क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन के अंदर the beneficiary is the party named in the policy to receive the policy proceeds, reinstate the policy proceeds। The primary beneficiary is the first entitled to receive the policy proceed। The primary beneficiary is the first, primary beneficiary कौन है, is the first entitled to receive the पॉलिसी प्रोसीड्स, के जो क्या करे आपका सबसे पहले पॉलिसी प्रोसीड्स लेकर आए। क्या लेके आए सबसे पहले, पॉलिसी प्रोसीड्स लेके आए। द रिवोकेबल बेनिफिशियरी मींस दैट द पॉलिसी रिजर्व द राइट। अब यहां क्या है, अ रिवोकेबल बेनिफिशियरी मींस that the policy owner reserve the right to change the beneficiary designation without beneficiary consent। यानी रिवोकेबल बेनिफिशियरी क्या होता है, मींस दैट द पॉलिसी ओनर कैन रिजर्व द राइट टू चेंज द बेनिफिशियरी डेजिग्नेशन, कि बेनिफिशियरी का डेजिग्नेशन वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, उसके पास वो पावर्स अपने पास ही रखता है। दैट इज नोन टू बी एज अ रिवोकेबल बेनिफिशियरी विदाउट द बेनिफिशियरी कंसेंट, के बिना विदाउट बेनिफिशियरी कंसेंट आप उसके राइट्स को क्या कर रहे होते हैं, रिजर्व कर रहे होते हैं। सो दैट मींस द रिवोकेबल बेनिफिशियरी मींस दैट द पॉलिसी ओनर रिजर्व द राइट्स, रिजर्व करता है राइट्स को टू चेंज द बेनिफिशियरी डेजिग्नेशन। क्या करना है हमने, चेंज करना है बेनिफिशियरी का डेजिग्नेशन विदाउट द बेनिफिशियरी कंसेंट। क्या चीज लेके आनी है, विदाउट द बेनिफिशियरी कंसेंट, के हमने उसके डेजिग्नेशन को चेंज करना है। दैट इज द राइट टुवर्ड्स द रिवोकेबल बेनिफिशियरी, के रिवोकेबल बेनिफिशियरी होगा तो उसका इजीली डेजिग्नेशन को चेंज कर सकता है। इररिवोकेबल बेनिफिशियरी क्या होगा, इज द वन दैट कैन नॉट बी चेंज विदाउट द बेनिफिशियरी कंसेंट, कि आपको बेनिफिशियरी से पूछना जरूरी है व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज इट्स डेजिग्नेशन, कि जब भी आपने उसका डेजिग्नेशन चेंज करना है यू हैव टू आस्क योर बेनिफिशियरी के हाँ जी क्या ये हो जाए चेंज या नहीं हो जाए। तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ इट, कि आप उसका कंसेंट लेंगे तो तभी आपके सामने ये चीजें नजर आएंगी। द स्पेसिफिक बेनिफिशियरी इज द स्पेशली आइडेंटिफाइड, यानी कि स्पेसिफिक बेनिफिशियरी भी होते हैं जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई, कि हाँ जी इस बंदे को ये चीज देनी है, यानी कि दैट मीन्स अ स्पेसिफिक पर्सन, और यू कैन से अ स्पेसिफिक बेनिफिशियरी, कि जो एक स्पेसिफिक बंदे को कहें कि हाँ जी इस बंदे को इतने % ऑफ शेयर मिलना चाहिए, या इतना आपने देना है, या इतना शेयर उसके सामने नजर आना चाहिए।
क्लास बेनिफिशियरी इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप चिल्ड्रन ऑफ द इंश्योर्ड। यानी क्लास बेनिफिशियरी क्या होता है, यानी क्लास बेनिफिशियरी यानी जो चिल्ड्रंस होते हैं बेनिफिशियरी के या इंश्योर्ड के, वो क्या कहलाते हैं, दैट इज नोन टू बी एज अ क्लास बेनिफिशियरी, जिसके अंदर हम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप की बात कर रहे हैं और मेंबर्स ऑफ द ग्रुप में आप हर चीज को वैल्यू करके बांट रहे होते हैं। सो द क्लास बेनिफिशियरी इज द मेंबर ऑफ अ ग्रुप चिल्ड्रन ऑफ द इंश्योर्ड, क्या कहेंगे उसे हम, चिल्ड्रन ऑफ द इंश्योर्ड है, तो दैट इज नोन टू बी एज अ क्लास बेनिफिशियरी। क्या है हमारे पास, दैट इज नोन टू बी एज अ क्लास बेनिफिशियरी। क्लास बेनिफिशियरी की जब बात करते हैं तो दैट मीन्स हाउ दे आर बीइंग इंश्योर्ड। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन अंडर द मिस स्टेटमेंट ऑफ एज और सेक्स क्लॉज। अब यहां क्या हो गया हमारे पास, मिस स्टेटमेंट ऑफ सेक्स और एज क्लॉज। अच्छा, अब मिस स्टेटमेंट ऑफ एज भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मेरे पास आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक की एज, एक जो इंश्योर्ड है उसकी एज 65 है, एक की एज जो है 35 है, विच यू गॉट द लोअर प्रीमियम, ऑब्वियसली 65 का आप प्रीमियम हाई रखें। क्यों, लाइफ थ्रेट ज्यादा है, यानी लाइफ के बिकॉज दैट इज द एंड ऑफ अ लाइफ। बहुत हुआ कितना, 10 ईयर्स और है, 20 ईयर्स और है, लेकिन 35 पे भी बहुत सारे ईयर्स और हैं। तो नॉर्मली हम करते क्या है कि यहाँ पे हम 35 पे हम लोग कम प्रीमियम रखते हैं एज कंपेयर टू योर ओवरऑल 65, एज कंपेयर टू 65। दैट मीन्स अब बंदा क्या करेगा, वो अपनी एज को मिसस्टेट करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, वो अपनी एज को मिसस्टेट करना चाहेगा कि हाँ जी मैं अपनी एज को थोड़ा सा मिसस्टेट कर दूं या कम कर दूं या कम की तरफ ले जाऊं। सो दैट मीन्स कि दैट इज नोन टू बी एज अ मिस स्टेटमेंट ऑफ एज। इसे क्या कहते हैं हम, मिस स्टेटमेंट ऑफ एज, कि वो 65 के बजाय क्या शो करे, 35 शो करे। सो दैट इज नोन टू बी एज अ मिस स्टेटमेंट ऑफ एज। क्या कहते हैं इसे हम, कि ये हमारे पास एक तरह से क्या चीज आई, दैट इज नोन टू बी एज अ मिस स्टेटमेंट ऑफ एज। सेम इज द केस विद द जेंडर, कि जेंडर की बात करें या सेक्स की बात करें तो दैट इज मेल एंड फीमेल। नॉर्मली जो फीमेल है उसका रेट जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू मेल से, बिकॉज वो थ्रेटन कम होती है टुवर्ड्स द लाइफ। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपना जो मिस स्टेटमेंट हुई टुवर्ड्स द सेक्स भी ऑल्सो, इफ दे आर मेल दे वुड राइट अ फीमेल जस्ट टू गेट द लोअर प्रीमियम, कि लोअर प्रीमियम देना चाहे लेकिन बेनिफिट ज्यादा हो, यानी लोअर प्रीमियम चल रहा हो लेकिन बेनिफिट ज्यादा आ रहा हो या ज्यादा आने की चांसेस ज्यादा हो, कि कितना कितना हमारे पास बेनिफिट आ सकता है, कितना हमारे पास बेनिफिट होना चाहिए, यानी उसी बेनिफिट को हम सामने लेकर आगे चल रहे हैं, दैट हाउ दीज बेनिफिट्स आर बीइंग मेड, और उस बेनिफिट को हमने किस तरह से कैसे आगे लेकर चलना है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह की हुई, एक आ गई जेंडर बेस और एक आ गई हमारे पास मिस स्टेटमेंट ऑफ एज, एज की बेस पे आ रही है, कि एज की बेस पे हमारे पास किस किस तरह से मिस स्टेटमेंट आ गई। इफ द इंश्योर्ड, अब देखिए क्या लिखता है, इफ द इंश्योर्ड एज और सेक्स इज मिसस्टेटेड द अमाउंट ऑफ पेएबल इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड वुड बी परचेज्ड एट अ करेक्ट एज एंड सेक्स। यानी कि अगर आपको पता है कि लग गया कि हाँ जी मिस स्टेटमेंट की है अपनी एज और सेक्स में, तो याद रखिएगा उसको फेस अमाउंट नहीं मिलेगी, उसे वो मिलेगी जो उसने प्रीमियम दिए हुए हैं, और साथ ही दोबारा पॉलिसी परचेज करनी पड़ेगी विद द करेक्ट एज एंड सेक्स, मींस ओनली प्रीमियम इज देयर ऑन देयर पार्ट, यानी सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रीमियम मिलता है और प्रीमियम ही को वो यूज करके आगे चल रहे होते हैं। द चेंज ऑफ प्लान प्रोविजन अलाउ पॉलिसी ओनर टू एक्सचेंज देयर प्रेजेंट पॉलिसी फॉर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, चेंज ऑफ प्लान प्रोविजंस, किसकी बात कर रहा है वो, चेंज ऑफ प्लान प्रोविजन अलाउस पॉलिसी ओनर, क्या करते हैं वो पॉलिसी ओनर को अलाउ करते हैं टू एक्सचेंज देयर प्रेजेंट पॉलिसीज, क्या कर सके, टू एक्सचेंज देयर प्रेजेंट पॉलिसीज, की अपनी प्रेजेंट पॉलिसी को एक्सचेंज कर सके फॉर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या कर सके वो एक्सचेंज कर सके प्रेजेंट पॉलिसी को फॉर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी चेंज ऑफ प्लान प्रोविजंस अलाउस पॉलिसी ओनर, किसको अलाउ करते हैं, पॉलिसी ओनर्स को अलाउ करते हैं टू एक्सचेंज देयर प्रेजेंट पॉलिसीज, के अलाउ करते हैं पॉलिसी ओनर को वो क्या अपनी एक्सचेंज कर सके प्रेजेंट पॉलिसी को फॉर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि अपने पॉलिसी को डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट करा सकें, क्या कर सकें वो अपनी पॉलिसी को डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट करा सकें और कॉन्ट्रैक्ट को कन्वर्ट कराकर उसे डिफरेंट तरीके से यूज कर सकें। नेक्स्ट देखें, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट कंटेन मेनी एक्सक्लूजन। नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज्यादा एक्सक्लूजन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती कि हाँ जी ये भी एक्सक्लूड कर दो या ये भी एक्सक्लूड हो, नहीं, उनके पास इतनी ज्यादा एक्सक्लूजन्स इन्वॉल्व ही नहीं होती हैं, उनके पास इतनी ज्यादा एक्सक्लूजन्स नजर ही नहीं आ रही होती दैट हाउ दीज एक्सक्लूजन्स आर बीइंग मेड। सुसाइड एक्सक्लूडेड फॉर 2 years, यानी कि ये सिर्फ होगी एक तो सुसाइड, अगर वो 2 years के अंदर करना, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि अगर वो सुसाइड करता है विद इन 2 years, कितने करता है वो विद इन 2 years, सो ओनली प्रीमियम विल बी रीपेड, देयर इज नो फेस वैल्यू ऑफ द ओवरऑल पॉलिसी, की कोई भी पॉलिसी की फेस वैल्यू बीच में इन्वॉल्व नहीं होगी, यानी इसकी इन्वॉल्वमेंट में हम नहीं आएंगे। इंश्योर माइट इंसर्ट वॉर क्लॉज,
अब यहाँ पे एक नया क्लॉज आ रहा है, कौन सा है, दैट इज नोन टू बी वॉर क्लॉज, अगर जंग छिड़ जाए तो उसमें तो लॉसेज अनलिमिटेड है, तो दैट मीन्स कि दैट शुड बी एक्सक्लूडेड, कि वहां कहेंगे कि हाँ जी इफ देयर इज अ चांस ऑफ वॉर, तो ड्यूरिंग द वॉर सारी की सारी इंश्योरेंस पॉलिसी जो वो उस वॉर क्लॉज में या डैमेजेस बिकॉज ऑफ वॉर से एक्सक्लूडेड होगा। इफ द इंश्योर्ड डाइड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वॉर, और वो अगर मर भी जाता है विद द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वॉर, तो दैट मींस इट्स अ वॉर क्लॉज जिसके अंदर वो कोई भी पेमेंट नहीं करेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ वॉर। सम पॉलिसीज कंटेन्स एविएशन एक्सक्लूजन्स, के एविएशंस की भी एक्सक्लूजन्स कुछ पॉलिसीज में एग्जिस्ट कर रही होती, दैट हाउ दीज एविएशंस आर बीइंग एक्सक्लूडेड, और उनको एक्सक्लूड करके हमने किस तरह से और कैसे मेजरमेंट्स देनी है। प्रीमियम कैन बी पेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। इफ प्रीमियम आर नॉट पेड एनुअली, कैरिंग चार्जेस इज अप्लाइड। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, ये प्रीमियम कैसे कैसे आ सकता है, या तो वो एनुअली आ सकता है, या वो सेमी एनुअली आ सकता है, या वो क्वार्टरली आ सकता है, और या तो वो मंथली आ सकता है, ठीक है ना। एंड इफ प्रीमियम इज नॉट पेड एनुअली, कि जब भी अगर वो एनुअल के अलावा कोई और फॉर्मेट ये यूज करते हैं आप, तो एनुअल में नहीं यूज करते, तो याद रखिएगा जब आप एनुअल नहीं यूज कर रहे होते तो आपको एडिशनल कैरिंग चार्जेस अप्लाई करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं आपको, एडिशनल कैरिंग चार्जेस अप्लाई करने पड़ते हैं, और कैरिंग चार्जेस को आगे लेकर हम चलते हैं, दैट हाउ दीज कैरिंग चार्जेस आर बीइंग मेड और हाउ दीज कैरिंग चार्जेस आर बीइंग डेवलप। सो दैट मींस दिस इज हाउ वी आर मेड। तो यहाँ पे क्या आ गया, मिस स्टेटमेंट क्लॉज आ गया, चेंज ऑफ प्लान प्रोविजन भी आ गया, कि आपने प्लान चेंज करना उसकी प्रोविजंस आ गई, और मिस स्टेटमेंट ऑफ एज एंड सेक्स क्लॉज भी जो है वो भी एग्जिस्ट कर गया। और जब भी हम एनुअली के अलावा पेमेंट करेंगे तो देयर इज अ कैरिंग चार्जेस अप्लाइड होंगे, क्या होंगे उसमें, कैरिंग चार्जेस उसमें अप्लाई हो जाएंगे, और कैरिंग चार्जेस उसमें अप्लाई होकर सामने नजर आ रहे होंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस, अगेन क्या आ रहा है हमारे पास, लाइफ इंश्योरेंस contractual provision. The life insurance policy is freely assigned to another party. A life insurance policy is freely assigned to another party, यानी कि उसे आप easily transfer कर सकते हैं, easily assign कर सकते हैं towards another party, कि जो भी another party है उसको आप freely assign कर सकते हैं और उसको assign करके आगे ला सकते हैं। Under an absolute assignment, अब यहाँ देखिए दो तरह की assignment की types हैं, absolute assignment and कोलेटरल असाइनमेंट, कि एब्सोल्यूट असाइनमेंट भी एग्जिस्ट कर रही है और कोलेटरल असाइनमेंट भी एग्जिस्ट कर रही है। ऑल ओनरशिप राइट्स इन द पॉलिसी आर ट्रांसफर टू अ न्यू ओनर, यानी कि एब्सोल्यूट असाइनमेंट में क्या होता है, ऑल ओनरशिप राइट्स, जितने भी ओनरशिप राइट्स हैं इन द पॉलिसी, जितने भी ओनरशिप राइट्स इन द पॉलिसी आर ट्रांसफर टू अ न्यू ओनर, ये ट्रांसफर कर दिए जाए towards the new owner, यानी कि under the absolute assignment all ownership rights, यानी जितने भी ownership rights हैं in the policy are transferred to a new owner, ये जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी के जितने भी राइट्स हैं वो दैट ट्रांसफर टू अ न्यू ओनर, के जितने भी राइट्स वो अपने पास पोजेस करके बैठा था वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे टूवर्ड्स द न्यू ओनर, के न्यू ओनर की तरफ वो ट्रांसफरेबल होंगे। अंडर अ कोलेटरल असाइनमेंट द पॉलिसी ओनर टेम्परेरी असाइन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू अ क्रेडिटर एज अ कॉन्ट्रैक्ट कोलेटरल टू लोन। अब पॉलिसी ओनर कई दफा क्या करता है, अपनी जो पॉलिसी है वो ट्रांसफर कर देता है क्रेडिटर को, और एज अ कोलेटरल ऑफ लोन, कि अगर वो क्या है एज अ कोलेटरल टूवर्ड्स द लोन, के लोन के कोलेटरल क्या होंगे, और कोलेटरल को ही वो आगे लेकर चल रहा है कि हमने किस तरह से और कैसे लेकर इसे आगे चलना है। ओनली सर्टन राइट्स आर ट्रांसफर टू अ क्रेडिटर, कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं जो ट्रांसफर किए जाते हैं टूवर्ड्स द क्रेडिटर, के क्रेडिटर को यही राइट्स हैं और यही हमने इसमें ट्रांसफर करने हैं। पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द इंश्योरर फ्रॉम पेइंग द पॉलिसी प्रोसीड ट्वाइस। इसका पर्पस क्या होता है कि हमने प्रोटेक्ट करना है इंश्योरर को, कि ताकि वो फ्रॉम पेइंग पॉलिसी प्रोसीड्स ट्वाइस, के पॉलिसी जितनी प्रोसीड्स हैं वो इंश्योरर कहीं दो दफा पे ना करते। दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेम्परेरी वन, कि वो यहाँ पे ही बेनिफिट रह जाए और कहीं और ना जाए। So that is how these clauses are being made. So that is known to be as a life policy is freely assigned to another party, के freely assign की जा रही है towards an other party, यानी another party की तरफ वो assign कर रहे हैं। Next जी, the life insurance contractual provision, the policy loan provision। अब क्या आ गया हमारे पास, देखिए अब clauses भी आ रहे हैं, provisions भी आ रही हैं, both things are being there। allows the policy owner to borrow the cash value, यानी policy loan provisions allows the policy owner, क्या करते हैं, allows policy owner to borrow the cash value, पॉलिसी ओनर भी आ गया, एंड ऑल्सो बोरो द कैश वैल्यू, क्या होता है हमारे पास, कैश वैल्यू को हम बोरो भी कर रहे होते हैं। द पॉलिसी ओनर मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू ऑफसेट द लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू इंश्योरर। द पॉलिसी ओनर मस्ट पे इंटरेस्ट, यानी पॉलिसी ओनर क्या करे, मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन द लोन, ऑन द लोन वो इंटरेस्ट लाजमी पे करे, टू ऑफसेट द लॉस of interest to the insurer, कि offset कर सके loss to the interest of the insurer। तो that is the policy owner must pay interest on the loan, कि पॉलिसी ओनर को इंटरेस्ट लाजमी
पे करना होगा ऑन द लोन टू ऑफसेट द लॉसेज ऑफ द इंटरेस्ट टू इंश्योरर, ताकि वो ऑफसेट कर सके जो भी लॉसेज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट टू इंश्योरर, के इंश्योरर के इंटरेस्ट की वजह से जो उसके पास लॉसेज जनरेट हो रहे हैं, दैट हाउ दीज लॉसेज आर बीइंग मेड एंड हाउ दीज लॉसेज आर बीइंग डेवलप्ड अंडर द ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन प्रोविजन। अब क्या आ रही है, एक और आ गई ऑटोमेटिक लोन प्रीमियम लोन प्रोविजन, यानी इसे हम क्या कहते हैं, APLP। क्या कहते हैं इसे हम, APLP, यानी दैट इज नोन टू बी एज आर प्रोविजन, यानी कि अंडर द APLP एन ओवर ड्यू प्रीमियम इज ऑटोमेटिकली बोरोड फ्रॉम अ कैश वैल्यू, यानी कि जितना भी ओवर ड्यू होगा, क्या नाम है उसे, प्रीमियम, वो ऑटोमेटिकली बाय कर लिया जाता है फ्रॉम अ कैश वैल्यू से आफ्टर देयर ग्रेस पीरियड एक्सपायर, के जब भी उनका ग्रेस पीरियड एक्सपायर होता है। सो दैट मींस दैट इज ऑटोमेटिकली बोरोड फ्रॉम द कैश वैल्यू आफ्टर द ग्रेस पीरियड एक्सपायर, के जब भी हमारे पास ग्रेस पीरियड क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। प्रिवेंट द पॉलिसी फ्रॉम लैप्सिंग, प्रिवेंट क्या करता है हमारे पास पॉलिसी को फ्रॉम लैप्सिंग, कि हमारे पास पॉलिसी रह ना जाए, इस चीज को भी प्रिवेंट कर रहा होता है कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रिवेंट दैट पॉलिसी फ्रॉम लैप्सिंग। एंड पॉलिसी ओनर मे बिकम लेजी एंड एग्जॉस्ट ऑल कैश वैल्यू, यानी पॉलिसी ओनर समटाइम्स दे आर बिट लेजी एंड दे वुड गोइंग टू एग्जॉस्ट ऑल कैश वैल्यू, कि जितनी भी उसकी कैश वैल्यू वो सारी की सारी एग्जॉस्ट हो जाए, यानी कि वो उसमें ना बचे। सो दैट मीन्स द पॉलिसी ओनर मे बी लेजी एंड एग्जॉस्ट ऑल इट्स कैश वैल्यू, कि जितनी भी कैश वैल्यू है वो उसको छोड़ दे। तो दैट मीन्स देयर आर टू प्रोविजन, पॉलिसी लोन प्रोविजन एंड APLP ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन प्रोविजन। तो दैट मीन्स कि पॉलिसी ओनर लोन प्रोविजन भी एग्जिस्ट कर रही है और साथ ही ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन प्रोविजंस भी एग्जिस्ट कर रही है। दैट इज नोन टू बी एज अ APLP। पॉलिसी ओनर मे बिकम लेजी एंड एग्जॉस्ट ऑल कैश वैल्यू, यानी कि क्या होगा, पॉलिसी ओनर मे बी बिकम लेजी, दैट मीन्स पॉलिसी ओनर जो है दैट बिकम्स लेजी एंड एग्जॉस्ट ऑल कैश वैल्यू, कि वो सारी की सारी कैश वैल्यू जितनी भी है उस सारी को क्या कर देगा, एग्जॉस्ट कर देगा या उसको कम की तरफ ले आएगा। दैट हाउ दे आर बीइंग मेड एंड हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड। नाउ द अनदर वन इज द डिविडेंड ऑप्शन। आप किसकी तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स द डिविडेंड ऑप्शन की तरफ आ रहे हैं, कि हमारे पास डिविडेंड ऑप्शंस कौन कौन सी हैं और ये किस तरह से वर्कआउट करती हैं। दैट हाउ दीज डिविडेंड ऑप्शंस बीइंग वर्किंग एंड हाउ दे आर बीइंग कैरीड आउट, कि उनको हम लोग कैसे कैरी करते हैं। इफ द पॉलिसी पेज डिविडेंड इट इज अ पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी, अदरवाइज नॉन पार्टिसिपेट। अगर आपको पता होगा एक पॉलिसी जो है वो आपको डिविडेंड या आपको प्रॉफिट पे शेयर दे रही है, तो दैट इज नोन टू बी एज अ पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। क्या कहते हैं उसे हम, पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। अनदर वन इट इज, अदरवाइज इट इज नोन टू बी एज अ नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। यानी देयर इज अ चांसेस कि यहाँ पे डिविडेंड ऑप्शन में ओवरऑल आपकी जो पॉलिसी है दैट इज ऑल्सो बीइंग अर्निंग एंड आल्सो स्टार्ट गिविंग यू अ डिविडेंड, कि वो अर्न भी कर रही है और साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, दैट स्टार्ट गिविंग यू अ डिविडेंड, के साथ साथ वो से डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो डिविडेंड कम फ्रॉम 3 मेन सोर्सेज, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस। क्या होगा यहाँ पे, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस है, उसी की बेस पे आप डिविडेंड डिसाइड कर रहे हैं। एक्सेस इंटरेस्ट अर्निंग किसके थ्रू डिसाइड कर रहे हैं हम, अगर हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो अर्निंग जो है वो ज्यादा आई है यानी एक्सेस में, सो दैट मींस दैट इज नोन टू बी एज अ एक्सेस इंटरेस्ट अर्निंग। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि जितना हमारे पास एक्सपेक्टेड और एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डिफरेंस है, दैट इज नोन टू बी एज अ डिविडेंड। क्या कहते हैं उसे हम, दैट इज नोन टू बी एज अ डिविडेंड। तो दैट क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस एंड एक्सेस इंटरेस्ट रेटिंग्स इंटरेस्ट अर्निंग्स एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी क्या हो गया हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, के ये हमारे पास उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो बीइंग टेलिंग कि हाँ जी कितना डिविडेंड हमारे पास आया और कितना डिविडेंड दिया ये। सो दैट मींस इफ द पॉलिसी पेज इट्स डिविडेंड इट इज पार्टिसिपेटिंग, अदरवाइज नॉन पार्टिसिपेटिंग। द डिफरेंस इज बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस। ये डिफरेंस क्या होगा, दैट इज बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस। एक्सेस टू इंटरेस्ट अर्निंग आर ऑल्सो बीइंग देयर, कि एक्सेस इंटरेस्ट अर्निंग्स जो है वो हमारे सामने आएंगी। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल ऑपरेटिंग साइकिल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कि जितना भी इन दोनों एक्सपेंसेस में डिफरेंस होगा वही हमें बताएगा कि दैट इज द ओवरऑल वैल्यू उसके हमारे पास कितनी हमारे पास डिविडेंड ऑप्शंस हमारे पास नजर आएंगी, यानी कितनी हमारे पास डिविडेंड ऑप्शंस होंगी। नाउ फर्दर डिविडेंड ऑप्शंस कुछ और भी है इसमें आगे देखते हैं।
पॉलिसी ओनर्स हैव सेवरल वेज टू टेक डिविडेंड्स, बहुत सारे पॉलिसी ओनर के पास तरीके होते हैं जिसके थ्रू वो डिविडेंड्स ले रहे होते हैं, दैट हाउ दीज डिविडेंड्स आर बीइंग मेड, हाउ दीज आर बीइंग डेवलप्ड। टेक द कैश, पहला क्या है हमारे पास, टेक द कैश, डिविडेंड जो इन द फॉर्म ऑफ कैश, और रिड्यूस द नेट मैक्सिमम प्रीमियम कमिंग ड्यू, या तो आप फिर उस अमाउंट जितना उसे कैश मिलना है उस अमाउंट से उसका प्रीमियम डाउन कर देते हो या प्रीमियम कम कर देते हो। लेट द डिविडेंड्स अक्यूमुलेट एट इंटरेस्ट एंड विड्रॉ लेटर, यानी क्या, लेट द डिविडेंड्स अक्यूमुलेट एट इंटरेस्ट, यानी कि लेट द डिविडेंड्स जो हैं, जितने भी डिविडेंड्स हैं, अक्यूमुलेट एट इंटरेस्ट, के अक्यूमुलेट कर सकें एट इंटरेस्ट, एंड विड्रॉ लेटर, एंड विड्रॉ क्या कर सकें, दैट इज बीइंग ऑन द लेटर साइड। अप्लाई टुवर्ड्स द परचेज ऑफ पेड अप होल लाइफ इंश्योरेंस अंडर द पेड अप एडिशन ऑप्शन, यानी अप्लाई टुवर्ड्स द परचेज ऑफ अ पेड अप, किसकी परचेज करें, परचेज ऑफ पेड अप होल लाइफ इंश्योरेंस, यानी क्या होगा हमारे पास, होल लाइफ इंश्योरेंस अंडर द पेड अप एडिशन ऑप्शंस, क्या हमारे पास क्या चीज आ रही होंगी, अंडर द पेड अप एडिशन ऑप्शंस, क्या एडिशनल ऑप्शन इतनी है और ये हमारे पास पेड अप एग्जिस्ट कर रहा है। बेनिफिशियरी ऑफ द पेड अप एविडेंस ऑप्शन इंक्लूड्स पेड अप एडिशंस आर परचेज एट नेट रेट नॉट ग्रॉस रेट, यानी पेड कब होती है, दैट इज परचेज एट अ नेट रेट और अ ग्रॉस रेट। एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी इज नॉट बीइंग रिक्वायर्ड, कि वहां पे हमें एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी देने की जरूरत नहीं है। वन डिसएडवांटेज इज दैट पेड अप एडिशंस आर फॉर्म ऑफ सिंगल प्रीमियम होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज रियरली अप्रोप्रिएट फॉर मोस्ट इंश्योर्ड, यानी कि जो रियरली अप्रोप्रिएट होंगे फॉर मोस्ट इंश्योर्ड। तो दैट इज वन डिसएडवांटेज इज दैट द पेड अप एडिशन आर ऑफ फॉर्म ऑफ सिंगल प्रीमियम, यानी कि हम क्या कहेंगे, हमारे पास इन एडिशन टू द फर्म्स ऑफ अ प्रीमियम सिंगल प्रीमियम होल लाइफ विच हैज ऑलरेडी which is rarely appropriate for most insured, कि जो rarely appropriate होगा for most of the insured, के जितने भी insured हैं उसके हिसाब से वो appropriate होगा और उसी के हिसाब से उसकी valuations को हम आगे लेकर चलेंगे, that how they are being valued and how they are being maintained, कि हमने उसकी value को किस तरह से और कैसे develop करना है और किस तरह से develop करके आगे लेकर आना है। Apply towards the purchase of term insurance, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, applies towards the purchase of term insurance, कि हम अप्लाई कर रहे हैं towards the purchase of term insurance, कि सिर्फ ये वाली जो डिविडेंड ऑप्शन सिर्फ तब अप्लायबल है जब दिस अ टर्म इंश्योरेंस, क्या आ रही है हमारे पास, टर्म इंश्योरेंस है, परमानेंट इंश्योरेंस नहीं है, बल्कि क्या है यहाँ पे, टर्म इंश्योरेंस है जो एग्जिस्ट कर रहा है। अल्टरनेटिवली द डिविडेंड मे बी यूज्ड टू परचेज ईयरली रिन्यूएबल टर्म इंश्योरेंस, अल्टरनेटिवली द डिविडेंड मे बी यूज्ड, यानी डिविडेंड्स जो है दैट मे बी यूज्ड टू परचेज ईयरली रिन्यूएबल टर्म इंश्योरेंस, यानी कि ईयरली जितनी भी टर्म ऑफ इंश्योरेंस है दैट इज बीइंग क्लियर और जो यहाँ पे नजर आ रही है, दैट मीन्स द अल्टरनेटिव डिविडेंड मे बी यूज्ड टू परचेज ईयरली रिन्यूएबल टर्म इंश्योरेंस, दे आर गोइंग टू यूज टू परचेज ईयरली रिन्यूएबल टर्म इंश्योरेंस, के जो ईयरली में हम आराम से उसे रिन्यू कर सकें या रिन्यूएबल फॉर्म में लेकर आ सकें। कन्वर्ट द पॉलिसी ऑफ अ पेड अप कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, पेड अप कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी। इफ आई वुड आस्क यू व्हाट इज मेंट बाय पेड अप कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज मेंट बाय पेड अप कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या कहेंगे कि हाउ दे आर बीइंग मेड एंड हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड। तो जब हम लोग अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हाँ जी पेड अप क्या होता है, सो दैट मीन्स कि पेड अप का मतलब ये होता है कि कई दफा होता है ये कि आपकी फर्म्स जो है उसने ऑलरेडी मार्केट में उसने एडिशनल शेयर्स इशू किए, एडिशनल शेयर्स जो है वो 10 रुपीज पे आया, लेकिन मार्केट में उसकी प्राइस 100 है, तो इसका मतलब है कंपनी उसे बेचेगी कितने का, दैट इज ऑफ 100, कितने का बेचेगी वो उसे, दैट इज इक्वल्स टू 100 के 100 के हिसाब से उसे बेच देगी। जब वो 100 के हिसाब से उसे बेच देगी, क्या कर देगी वो उसे 100 के हिसाब से उसे बेच देगी या उसे अलग कर देगी, सो दैट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। द डिसएडवांटेजेस कैन बी यूज्ड, द डिसएडवांटेजेस कैन बी यूज, यानी कि डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। द पॉलिसी बिकम्स पेड अप व्हेन द रिजर्व राइट्स ऑफ अ पेड अप एडिशन और डिपॉजिट्स इक्वल्स टू नेट सिंगल प्रीमियम फॉर पेड अप पॉलिसी एट द इंश्योर्ड अटेन्ड एज, यानी कि ड्यूरिंग द इंश्योर्ड अटेन्ड एज जो पेड अप पॉलिसी है दैट इज बीइंग सीन कि हमारे पास पेड अप पॉलिसीज है और उसी के हिसाब से हम उसे देखेंगे। मैच्योर पॉलिसी एज एन एंडोमेंट, यानी मैच्योर अ पॉलिसी एज एन एंडोमेंट, मैच्योर अ पॉलिसी एज एन एंडोमेंट, कि मैच्योर कर देंगे पॉलिसी को एज एन इंस्ट्रूमेंट। द पॉलिसी मैच्योर्स एज एन एंडोमेंट, कि पॉलिसी हम मैच्योर करेंगे व्हेन द रिजर्व वैल्यू
under the basic policy when the reserve value under the basic policy plus the reserve value of a paid up capital are equal to the face amount of insurance, यानी इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं that is known to be as a face amount of insurance, कि ये हमारे पास क्या कहलाती है, that is known to be as a face amount of insurance, के इंश्योरेंस की face amount इतनी है और इसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। mature a policy as an endowment, यानी हम लोग mature करें पॉलिसी कैसे, as an endowment policy को इस तरह पे जनरेट करें। that means mature a policy as an endowment, the policy matures when the reserve value under the basic policy plus the reserve value of a paid up addition or deposit equals to the face amount of insurance, यानी ये सारे के सारे डिपॉजिट जब प्लस करते हैं तो that should be equals to the face amount of an insurance, कि जितनी हमारे पास फेस अमाउंट है उसके ही हम इंश्योरेंस के हिसाब से इसे बातें कर रहे हैं, आगे लेकर आ रहे हैं। दैट मीन्स क्या है हमारे पास, अप्लाई टूवर्ड्स एंड परचेज टर्म लाइफ, कन्वर्ट द पॉलिसी टू पेड अप कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कन्वर्ट करेंगे पॉलिसी टूवर्ड्स द पेड अप कॉन्ट्रैक्ट, कि हमारे पास पेड अप कॉन्ट्रैक्ट उसी हिसाब से चल रहा होता है। दैट मीन्स अप्लाई टूवर्ड्स द परचेज टर्म, कन्वर्ट द पॉलिसी इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेज ऑफ इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और द मैच्योरिटी लाइफ ऑफ एन एज एन एंडोमेंट, कि ये हमारे पास मैच्योरिटी लाइफ है और मैच्योरिटी लाइफ उसी हिसाब से चल रही है जिस हिसाब से ये नजर आ रही है। तो दैट मीन्स दैट लाइफ इज बीइंग सीन, कि हमारे पास किस तरह से और कैसे वैल्यू होके हमारे पास नजर आ रही है। ओके जी, नॉन फॉर फीचर ऑप्शन क्या है हमारे पास, नॉन फॉर फीचर ऑप्शन के नॉन फॉर फीचर ऑप्शन कौन कौन से, द पेमेंट टू अ विड्रॉइंग पॉलिसी मेनर इज नोन टू बी एज अ नॉन फॉर फीचर वैल्यू और अ कैश सरेंडर वैल्यू, दैट मीन्स द पॉलिसी द पेमेंट एंड और द पेमेंट टू अ विड्रॉइंग पॉलिसी ओनर इज नोन एज अ नॉन फॉर फीचर वैल्यू, यानी कि द पेमेंट टू अ विड्रॉइंग पॉलिसी ओनर इज नोन एज अ फॉर फीचर value or a cash surrender value, for feature value or a cash surrender value. The policy owner has the right to the policy accumulated cash value. A policy owner has a right, यानी उनके पास right है to the policy accumulated cash value, कि उसके पास policy owner accumulated. All states have a standard non forfeiture law, यानी जितनी भी states हैं उनके पास क्या आता है, that has a non forfeiture law, कि हमारे पास उसी हिसाब से non forfeiture law exist कर रहा होगा। The policy owner can be surrender for its cash value, यानी cash value के हिसाब से वो surrender भी हो सकता है। Under the reduced paid up insurance option, under the reduced paid up insurance option, the cash surrender value is applied as a net single premium, यानी the cash surrender value कैसे अप्लाई होती है, as a net single premium to purchase a reduced paid up currency, के यानी कि जो हमारे पास परचेज कर सके reduced paid up करेंसी को, या करेंसी के हिसाब से वो आगे लेकर चल रहा हो। दैट मीन्स अंडर द रिड्यूस्ड पेमेंट अंडर द रिड्यूस्ड पेड अप इंश्योरेंस ऑप्शंस द कैश सरेंडर वैल्यू इज अप्लाइड टू अ नेट सिंगल प्रीमियम, यानी कि सारी की सरेंडर वैल्यू नेट सिंगल प्रीमियम पे अप्लाई होती है टू परचेज अ रिड्यूस्ड प्रीमियम पेड अप पॉलिसी, टू रिड्यूस premium paid up policy. Under the exhausted term insurance option, under the exhausted term insurance options, the net cash surrender value is used to paint the net cash surrender value is used as a net single premium to attain net single premium to extend the full face amount of a policy into a future as a term insurance, यानी term insurance की तरह बना ले उसे और term insurance की तरह उसे हम आगे लेकर चलें। Now the table of a guaranteed values of 100,000 ऑर्डिनरी टाइप ऑफ पॉलिसी, यानी कि हमारे पास क्या टेबल ऑफ गारंटीड वैल्यूज, ये कितनी वैल्यूज हैं गारंटीड ऑफ 100,000, किसकी बात कर रहे हैं, 100,000 ऑर्डिनरी टाइप पॉलिसी मेल 837, एंड ऑफ पॉलिसी 1 ईयर, कैश वैल्यू कोई भी नहीं है, पेड अप नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखें आप क्या, कैश वैल्यू 40,000, 2400, 18 एंड 1, यानी मींस वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास किस किस तरह से गारंटीड वैल्यूज आती हैं, क्या आती है हमारे पास, गारंटीड आती हैं। दैट इज टाइप ऑफ गारंटीड वैल्यूज $100,000 ऑर्डिनरी टाइप पॉलिसी में मेल एज 37, यानी मेल एज क्या है उसके पास, दैट इज नोन टू बी एज अ 37, यानी कि दैट इज नोन टू बी एज अ मेल एज। दैट इज द टेबल ऑफ गारंटीड वैल्यूज 100,000 ऑर्डिनरी टाइप पॉलिसी मेल एज 37, यानी कि मेल की कितनी एज है, दैट इज ऑफ 37। अब यहाँ पे देखो तो कैश वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है, पेड अप प्रीमियम भी साथ बढ़ रहा है, एक्सटेंडेड भी सब कुछ इंक्रीज करी। दैट मीन्स दैट इज देयर इज नो डिफरेंस, यही पैटर्न जो है वो फॉलो होता है और इसी पैटर्न को हम फॉलो करके ही आगे लेकर चलते हैं। नाउ देयर एग्जिस्ट अ सेटलमेंट ऑप्शंस, क्या चीज एग्जिस्ट करी होती है, सेटलमेंट ऑप्शंस एग्जिस्ट करी। अब सेटलमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं, द पॉलिसी ओनर कैन चूज अमंग सेवरल ऑप्शंस फॉर पेइंग द पॉलिसी प्रोसीड्स। अब यह क्या, द पॉलिसी ओनर कैन चूज मैनी
सेवरल ऑप्शंस फॉर पेइंग द पॉलिसी प्रोसीड्स, कि हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉलिसी प्रोसीड्स को सामने रखते हुए हम लोग उसे देख रहे होते हैं. द पॉलिसी ओनर कैन चूज सम सेवरल ऑप्शंस फॉर पेइंग द पॉलिसी प्रोसीड्स. ये पॉलिसी प्रोसीड्स को हम किस तरह से और कैसे वैल्यू कर सकते हैं और किस तरह से हम कैसे वैल्यू करके आगे ला सकते हैं. और बेनिफिशियरी, अब क्या कह रहे हैं, और द बेनिफिशियरी मे बी ग्रांटेड द चॉइस, कि बेनिफिशियरी को हम इजीली ग्रांट कर सकें टुवर्ड्स द चॉइस, कि जितनी भी चॉइस है उसी हिसाब से हम उसकी वैल्यूएशंस को आगे लेकर चलें. The most common options includes proceeds are the sum in a lump sum multiple. Proceeds जितनी भी हैं that are sum for the proceeds are paid in a lump sum. Under the interest option the proceeds are hated. यानी कि that means under the interest option the proceeds are retained by a insurer. कि कौन उसे retain कर रहे हैं, by insurer कर रहे हैं under the insurance option. And the interest is periodically paid. And the interest is periodically paid to the beneficiary. यानी कि जो इंटरेस्ट है वो आप पीरियोडिकली पे करेंगे टुवर्ड्स द बेनिफिशियरी. द बेनिफिशियरी कैन बी गिवन विड्रॉल राइट्स. अब बेनिफिशियरी के पास क्या आ रहा है, दैट कैन बी गिवन अ विड्रॉल राइट्स, कि उनके पास विड्रॉल राइट्स आ रहे हैं अंडर द फिक्स्ड पीरियड ऑप्शन. अब यहां देखिए दो आ गई, फिक्स्ड पीरियड ऑप्शन एग्जिस्ट कर रही है और साथ ही हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑप्शन एग्जिस्ट कर रही है. क्या कर रही है, हमारे पास फिक्स्ड पीरियड ऑप्शन भी एग्जिस्ट कर रही है और फिक्स्ड अमाउंट भी ऑप्शन भी एग्जिस्ट कर रही है. अंडर द फिक्स्ड पीरियड ऑप्शन द प्रोसीड्स आर पेड ओवर द सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि प्रोसीड्स जो है वो उन्हें पे की जाएंगे ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, के कुछ टाइम के बाद उनको कॉन्स्टेंटली पे कर दी जाएंगे. फिक्स्ड अमाउंट टाइम में फिक्स्ड अमाउंट इज पीरियडिकली पेड टू द बेनिफिशियरी अंटिल द प्रिंसिपल इंटरेस्ट आर एग्जॉस्टेड. यानी कि फिक्स्ड अमाउंट तब तक पे करना है जब तक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एग्जॉस्ट ना हो जाए. क्या ना हो जाए, हमारे पास एग्जॉस्ट ना हो जाए, यानी कमी ना आ जाए उन पे, तब तक हमने उसे पे नहीं करना. तो दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑप्शन इज देयर. क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरेस्ट ऑप्शन, फिक्स्ड इफेक्ट ऑप्शन, fixed effect option or fixed period option, and same is the case that until fixed amount is periodically paid to the beneficiary until the principal size and interest are exhausted. कि जब तक हमारे पास principal size भी है and interest भी है, both are being exhaustive, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, हमारे पास exhaust हो जाए. Income for elected period, minimum monthly payment is $100,000 for proceeds. Year 1 में कितना आ रहा है हमारे पास, that is of 84, 29, 22, 18, 15, 11, and that is 10, 9, 9, 8, and that is 7, 5.75 and 4. यानी that is being known to be as an income for elected period monthly payments. यानी कि ये elected periods हैं जिसके लिए हमें monthly payments भी हमें करनी, यानी monthly payments को हमने साथ साथ आगे लेकर चलना है. Now again the settlement option some more. Under the life income of option, installment payments are paid only while the beneficiary is alive and cease on the beneficiary death. यानी कि वो तभी से अवेल कर सकता है जब वो बेनिफिशियरी भी अलाइव हो और बेनिफिशियरी की डेथ भी जो है वो सीज हो जाए, कि दैट इज बेनिफिशियरीज डेथ, के बेनिफिशियरी डेथ उसी हिसाब से. देयर इज नो रिफंड फीचर और गारंटी. देयर इज नो फीचर और गारंटी ऑफ द पेमेंट, बिकॉज वो इतना ज्यादा रफ है कि देयर इज नो इनकॉर्पोरेशन ऑफ दैट थिंग, यानी हमारे पास किस तरह से बेनिफिशियरी आएगी. अदर लाइफ इनकम अप्रोच कौन सी, लाइफ इनकम विद गारंटीड इफ द बेनिफिशियरी डाइज बिफोर रिसीविंग द गारंटीड नंबर ऑफ years of payment, the remaining payments are paid to the contingency beneficiary. कि जितना बच जाएगा उतना उसने कहाँ करना है, that is being paid to a contingent beneficiary. contingent beneficiary में वो पे ऑफ हो जाएगा. लाइफ इनकम विद गारंटी टोटल अमाउंट इफ द बेनिफिशियरी डाइज बिफोर रिसीविंग द इंस्टॉल पेमेंट्स, द before installment equal to the total amount of insurance placed under the option. The payments continue until the total amount paid equals to the total amount of insurance. यानी जितनी अमाउंट को पे किया जाता है that would be equals to the total amount of insurance. कि हमारे पास total amount of insurance भी इतनी ही और इतनी एग्जिस्ट करी. Under the joint and survivor settlement option, income payments are paid to the two person. यानी कि under the joint survivor settlement option, कि joint survivor settlement option, income payments are paid to two person. यानी कि income की जो payment है that are paid for to two person during the lifetime, such as husband and wife. यानी that is being over their option. Under the joint settlement option, home and prevents are paid to the two person during the lifetime,
सच एज हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। लाइफ इनकम एंड गारंटीड पीरियड, यानी कि लाइफ इनकम भी आ रही है और साथ ही गारंटीड पीरियड भी आ गए, क्या आ रहे हैं हमारे पास, गारंटीड प्रीमियम भी आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें 5 years पे ये आ रहा है हमारे पास प्रीमियम, एंड 5 years पे यहाँ पे आ रहा है गारंटीड में। तो दैट मीन्स 5 years में अबव पे क्या आ रहा है, दैट मीन्स कि देखें सेम जगह पे ओवरऑल आपके पास जो स्पेसिंग है बढ़ गई या रिसीविंग है वो इंक्रीज कर गई जस्ट बाय कमिंग टुवर्ड्स द वैल्यूएशंस के वैल्यूएशंस को हम सामने लेकर आगे चल रहे हैं। तो दैट मीन्स 5 years आ गई 5.14, 5.25, 5.34, 5.48, 5.61, 5.75 and 5.89, that means these are all known to be as a guaranteed period। क्या कहेंगे ऐसे हम, that is known to be as a guaranteed period, कि ये हमारे पास क्या है, guaranteed period। और ये लाइफ इनकम विद guaranteed period कि कितनी लाइफ इनकम है और कितनी है, यानी आपको सबको पता अंडरस्टूड है कि 60 से शुरू होगा 80 तक जा रहा है। तो दैट मीन्स कि guaranteed लाइफ पीरियड के साथ ही ये चीज वैल्यूएशंस में लेकर आते हैं या वैल्यू होती है। दैट इज हाउ दे आर बीइंग वैल्यूड एंड हाउ दे आर बीइंग मेड, कि हमारे पास किस किस तरह से वैल्यू और किस किस तरह से ये वैल्यूएशन सामने नजर आती है। नाउ अनदर वन, लाइफ इनकम विद अ गारंटीड टोटल अमाउंट, जिनमें हमें गारंटीड टोटल अमाउंट का रिवर्सल होना है। क्या होना है हमारे पास, जिसमें हमारे पास गारंटीड टोटल अमाउंट का रिवर्सल है। मिनिमम मंथली पेमेंट्स पर $1000 प्रोसीड्स। अब देखिए मेल में यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास, करंट टोटल लाइफ इनकम आ रही मेल फीमेल पेमेंट एडजस्टेड मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पे देखें ओवरऑल मेल फीमेल का जो है वो ओवरऑल वैल्यूएशंस वेरी आ रही है, यानी कि उनके पास जो गारंटीड टोटल अमाउंट है वो ज्यादा है बिकॉज उनके पास जो प्रीमियम है दैट इज बीइंग ऑन द लोअर साइड एज कंपेयर टू मेन, कि मेन से उनके पास प्रीमियम जो होता है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे एग्जिस्ट कर होगा, यानी वो कमी की तरफ एग्जिस्ट कर होगा, यानी जितना भी वो कम हो सकता है और उसी हिसाब से उसकी कमी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। जॉइंट एंड सर्वाइवर इनकम ऑप्शन 10 years गारंटीड पीरियड, यानी अब क्या आ रहा है इनकम ऑप्शन आ रही दैट इज बीइंग गारंटीड बाय 10 years। किससे गारंटी कर रहे हैं, दैट इज गारंटीड बाय 10 years के 10 years की गारंटी के हिसाब से ये वैल्यूज है। मंथली मिनिमम मंथली पेमेंट इज $1000, मिनिमम मंथली पेमेंट कितनी आ रही है, दैट इज ऑफ $1000। मेल पेज एडजस्टेड एज 60, 65, 70, 75, 60 that is 65, that is 70, this one is 75 and 80, यानी कि बोथ केसेस में देखें तो यहाँ पे वैल्यूएशंस फीमेल की कम है एज कंपेयर टू मेल, जस्ट बिकॉज इसी वजह से यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ प्रीमियम है दैट इज ऑल्सो बीइंग ऑन द लोअर साइड, कि वो प्रीमियम क्या होता है टुवर्ड्स द लोअर साइड एग्जिस्ट कर रहा होगा। द पेइज एडजस्टेड एज रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज इन लॉन्गेटिविटी, द पेई एडजस्टेड एज रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज इन लॉन्गेटिविटी में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि पेई की जो एडजस्टेड एज है, क्या है हमारे पास, पेई की एडजस्टेड एज रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज इन लॉन्गेटिविटी, यानी कि इंक्रीज क्या कर रहे होते हैं, दैट इज ऑफ लॉन्गेटिविटी। टू फाइंड एडजस्टेड एज इंक्रीज और डिक्रीज द पेई एज एट दैट टाइम एज फॉलो, यानी टू फाइंड द एडजस्टेड एज, यानी टू फाइंड क्या करें एडजस्टेड एज को, इंक्रीज और डिक्रीज द पेई एज at that time as follow, यानी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एडजस्टेड एज एट द टाइम इज एज फॉलो, यानी इस तरह से आप इंक्रीज और डिक्रीज उनकी एडजस्टेड एज को ला सकते हैं, यानी इस तरह से उनकी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एडजस्टेड एज आ सकती है। नाउ फर्दर सेटलमेंट ऑप्शन अलाउज फॉर द पीरियोडिक पेमेंट टू फैमिली रिस्टोरिंग देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि आपके पास पेमेंट जो है वो पीरियोडिक होगी टुवर्ड्स द फैमिली रिस्टोरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, यानी सेटलमेंट ऑप्शंस क्या होंगी, अलाउ फॉर पीरियोडिक पेमेंट्स, अलाउ क्या करते हैं पीरियोडिक पेमेंट्स को टू द फैमिली, पीरियोडिक पेमेंट्स टू द फैमिली रेस्टोरिंग देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, के रेस्टोर कर रहे हो क्या चीज हमारे पास, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को रेस्टोर कर रहे होंगे, रेस्टोर करने के बाद ही हमारे पास आगे लेके आ रहे हैं। डिसएडवांटेजेस इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय इंश्योरर मे बी लोअर देन द रेट ऑफर्ड एल्सवेयर, यानी क्या होगा डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट ऑफर्ड, यानी इंटरेस्ट रेट्स जो है वो फॉर ऑफर्ड हो बाय इंश्योरर, यानी इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय इंश्योरर मे बी लोअर देन द रेट ऑफर्ड समवेयर एल्स, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो इंश्योर का रेट है दैट इज लोअर होगा कहीं से भी, तो दैट इज नोन टू बी एज इट्स डिसएडवांटेज। ये क्या कहलाता है आपका एक तरह से डिसएडवांटेज है, यानी डिसएडवांटेज हमारे पास किस किस तरह से और कैसे एग्जिस्ट करेगा। द सेटलमेंट एग्रीमेंट में बी इनफ्लेक्सिबल एंड रिस्ट्रिक्टिव, यानी कि जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है वो क्या होना चाहिए, दैट इज इनफ्लेक्सिबल होना चाहिए और साथ ही उसे क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए, जितना उसकी सेटलमेंट रिस्ट्रिक्टिव होगी उतना ही उसकी बेटरमेंट की तरफ आएगी। तो दैट मींस सेटलमेंट ऑप्शंस अलाउ फॉर पीरियोडिक पेमेंट टू द फैमिली, यानी पीरियोडिक पेमेंट्स हो रही होंगी दैट इज टू द फैमिली रेस्टोरिंग देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रेस्टोर क्या करेंगे टुवर्ड्स द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो दैट इज सेटलमेंट ऑप्शंस अलाउ फॉर पीरियोडिक पेमेंट्स
टू द फैमिली, यानी पीरियोडिक पेमेंट टू द फैमिली, रेस्टोरिंग देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, के रेस्टोर कर रहे होंगे क्या चीज, देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो दैट मींस सेटलमेंट ऑप्शंस अलाउ फॉर पीरियोडिक पेमेंट्स टू द फैमिली, के पीरियोडिक पेमेंट्स आ रही होंगी टू द फैमिली, रेस्टोरिंग देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, के फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में क्या रेस्टोरिंग आ रही है। सो दैट मींस सेटलमेंट ऑप्शंस अलाउ फॉर पीरियोडिक पेमेंट्स टू द फैमिली, के सेटलमेंट ऑप्शंस जो हैं दैट अलाउ फॉर पीरियोडिक पेमेंट्स टू द फैमिली, रेस्टोरिंग देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, के रेस्टोर कर रहे हो क्या चीज हमारे पास, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को। डिसएडवांटेजेस इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड बाय इंश्योरर मे बी लोअर देन द रेट ऑफर्ड एल्सवेयर, यानी कि इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय इंश्योरर मे बी लोअर देन द रेट्स ऑफर्ड समवेयर एल्स। द सेटलमेंट एग्रीमेंट मे बी इनफ्लेक्सिबल एंड रिस्ट्रिक्टिव, द सेटलमेंट एग्रीमेंट मे बी इनफ्लेक्सिबल, यानी सेटलमेंट एग्रीमेंट क्या हो सकता है, इनफ्लेक्सिबल हो सकता है, एंड ऑल्सो बीइंग रिस्ट्रिक्टिव, यानी कि इनफ्लेक्सिबल भी होगा और साथ साथ क्या होगा, वो रिस्ट्रिक्टिव भी होगा। एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस तरह से वो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स आते हैं। अदर बेनिफिट्स कैन बी एडेड टू अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एन एडिशनल प्रीमियम, यानी कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड किए जा सकते हैं फॉर एन एडिशनल प्रीमियम, के एडिशनल प्रीमियम के अंदर वो ऐड किए जा सकते हैं। अंडर वेवियर ऑफ प्रीमियम प्रोविजन इफ द इंश्योर्ड बिकम टोटली डिसेबल्ड, यानी क्या, अंडर द वेवियर ऑफ प्रीमियम प्रोविजंस के अंदर, द वेवियर ऑफ प्रीमियम प्रोविजन जो है, इफ द इंश्योर्ड बिकम्स टोटली डिसेबल्ड, क्या होगा, इन द इंश्योर्ड कंप्लीटली डिसेबल हो जाएगा, यानी कि अंडर द वेवियर ऑफ प्रीमियम प्रोविजन इफ द इंश्योर्ड बिकम टोटली डिसेबल्ड, कि जो इंश्योर्ड है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, टोटली डिसेबल हो जाएगा। ऑल प्रीमियम कमिंग ड्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ वेव्ड, यानी कि ये भी ऑप्शन हो सकती है कि आपको पता है कि सपोज जो इंश्योर्ड है वो पहले ठीक ठाक था लेकिन उसके बाद वो डिसेबल हो गया, तो जितने भी उसके बाद के प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली उसके वेव ऑफ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उसके वेव ऑफ हो जाएंगे, यानी वेव ऑफ का मतलब ये कि अलग हो जाएंगे या सेपरेट हो जाएंगे। इन मेनी केसेस टोटल डिसेबिलिटी मींस दैट द इंश्योर्ड कैन नॉट डू एनी ऑफ द एसेंशियल ड्यूटीज ऑफ हिज और हर जॉब, यानी कि डिसेबिलिटी का मतलब ये कि इंश्योर्ड अपनी सारी की सारी एसेंशियल ड्यूटीज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दैट डिसेबिलिटी विच ही और शी सूटेड बेस्ड ऑन स्कूलिंग, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, यानी दैट इज ऑल्सो बीइंग देयर, स्कूलिंग, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, दैट इज also being a part of that. That means that are essential decisions of his or her job for which he or she is suited based on schooling, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, की स्कूलिंग भी आ गई, ट्रेनिंग भी आ गई, एक्सपीरियंस भी आ गया, ठीक है। द गारंटीड परचेज ऑप्शन, अब देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आती है, दैट इज नोन टू बी एज अ गारंटीड परचेज ऑफ, परमिट्स द पॉलिसी ओनर टू परचेज एडिशनल अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एट अ स्पेसिफाइड टाइम, यानी एडिशनल अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस परचेज करे एट अ स्पेसिफाइड टाइम्स इन फ्यूचर विदाउट एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी, के विदाउट एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी दैट कैन बी परचेज्ड। द ऑप्शन गारंटीज द परचेज ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि द ऑप्शन क्या करती है, दैट गारंटीज द परचेज ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि वो परचेज स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस को परचेजिंग की बात करती है। इन द फ्यूचर इवन दो द इंश्योर्ड में बिकम अनइंश्योरेबल, इवन दो द इंश्योर्ड में बिकम अनइंश्योरेबल, द ऑप्शन गारंटीज द परचेज ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट, यानी ये ऑप्शन गारंटी क्या करती है कि दैट इज द परचेज, यानी कि आपकी पॉलिसी परचेज कर ली जाएगी एट अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन अ फ्यूचर इवन दो इंश्योर्ड में बिकम अनइंश्योरेबल, कि तब भी जब वो इंश्योर्ड जो है वो अनइंश्योरेबल हो जाएगा फिर भी वो परचेज कर ली जाएगी, वो पॉलिसी, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो परचेज कर ली जाएगी और उसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे। दैट इज द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की हमारे पास क्या चीज होगी, दैट इज नोन टू बी एज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स फर्दर, अब यहाँ पे क्या एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, अब क्या आ रहा है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, राइडर डबल्स द फेस अमाउंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस इफ डेथ अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, यानी कि जो फेस अमाउंट है वो सारी की सारी आपको मिलेगी अगर वो जो एक्सीडेंट हुआ है दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, कि जो वाकई में एक एक्सीडेंट के रिजल्ट पे हो रहा है, ऑल्सो नोन एज डबल इंडेमनिटी, क्या कहते हैं उसे हम, डबल इंडेमनिटी भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि वहां पे डबल इंडेमनीफाइड होता है, यानी डबल इंडेमनीफाइड होता है और उस केस में उसे डबल पैसे मिलते हैं, यानी ज्यादा वैल्यूज मिलती है, यानी कि उसकी ज्यादा वैल्यूज पे एग्जिस्टेंस आ रही होती है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग राइट, अब यहां देखिए राइडर्स हैं,
Accidental death benefit rider, cost of living rider allows the policy owner to purchase 1 year term insurance equal to the percentage change in the consumer price index with the no evidence of insurability. यानी कि पॉलिसी ओनर परचेज कर रहा है 1 ईयर टर्म में, और जो टर्म इंश्योरेंस है वो किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. किसमें चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद नो एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी, कि जब उनकी कोई भी एविडेंस एग्जिस्ट ना कर रहा हो ऑफ इंश्योरेबिलिटी. द एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट राइडर अलाउज द इंश्योर्ड who are terminally ill to collect the part or all of their insurance benefit before they die. अब क्या है, the accelerated death benefit rider allows insured, क्या करता है राइडर्स को, that allows insured who are terminally ill, जो terminally क्या होंगे, ill हो गए, यानी कि accelerated death benefit rider allows insured who are terminally ill to collect part or all of their life insurance, यानी या तो कुछ उसका पोर्शन ले या सारी इंश्योरेंस बेनिफिट ले बिफोर दे डाई, यानी बिफोर उनकी बिफोर डेथ वो जितना बेनिफिट उसमें से या पोर्शन में लेना चाहते हैं या सारा बेनिफिट लेना चाहते हैं, दे कैन यूज इट. फॉर्म्स इंक्लूड द टर्मिनल illness rider, catastrophic illness rider और long term care rider, and these are all the forms जिसमें वो अपनी life insurance benefit को use कर सकता है, because they want to use for these services, कि इन services को वो उसे use करना चाहते हैं और इसको सर्विस को use करेंगे, that is being there. No additional life insurance benefits further. The vertical settlement is the sale of insurance policy by a terminally ill insured to another party, typically an investor group who hopes to profit by the insured early death. The vertical policy settlement क्या होगा, sale of life insurance by a ill person to another party, typically an investor group who hopes to profit from this इंश्योर्ड अर्ली डेथ, जो उसमें से प्रॉफिट लेना चाहता है बिकॉज ऑफ इट्स अर्ली डेथ, की जो उसकी अर्ली डेथ से उसका प्रॉफिट लेना चाहता है या उसकी प्रॉफिट की तरफ लेकर जाना चाहता है. द लाइफ सेटलमेंट इज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाय विच एंड पॉलिसी ओनर हु नो लॉन्गर नीड टू और वांट्स टू कीप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल द पॉलिसी टू थर्ड पार्टी फॉर मोर देन इट्स कैश वैल्यू. लाइफ सेटलमेंट क्या है, इज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नाम है, इन विच पॉलिसी ओनर जो होती है वो उससे आगे फर्दर पॉलिसी नहीं रिक्वायर होती, वो उसे सेल आउट कर देता है और सेल करता है थर्ड पार्टी को, बट कितनी अमाउंट पे सेल करता है, दैट इज टुवर्ड्स द हायर देन कैश वैल्यू. किस पे सेल कर होता है वो, हायर देन कैश वैल्यू, यानी कैश वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ आ रही होती है. दीज ऑप्शंस क्रिएट्स मॉरल हैजर्ड्स प्रॉब्लम और मे नॉट बी एडिक्वेटली रेगुलेटेड बाय स्टेट्स. ये ऑप्शंस जो होते हैं ये मॉरल हैजर्ड्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें एक तरह से इलीगल है, आप क्या जी कैश वैल्यू से ज्यादा बेच रहे हैं, तो नॉर्मली लोगों ने ये एक तरह से बिजनेस स्टार्ट कर देना है, एंड दैट लीड्स टू द मॉरल हैजर्ड्स एंड मे नॉट बी एडिक्वेटली रेगुलेटेड बाय द स्टेट्स. और ये एडिक्वेटली क्या नाम है, रेगुलेटेड बाय स्टेट्स भी नहीं होता, यानी स्टेट्स इसे नॉर्मल रेगुलेशंस पे नहीं ला रही होती, दैट is not being adequately regulated by the states, कि उसे adequately regulate नहीं हो रहे होते हैं by the states, यानी उसे states properly regulate करके सामने नहीं ला रही होती. वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंसेज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि वर्कर कंपनसेशन कितनी है और कैसे वर्क कर रही होती हैं, दैट इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. कवर द लॉस ऑफ इनकम एंड द मेडिकल रिहेबिलिटेशन एक्सपेंसेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम वर्कर रिलेटेड एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज, यानी वर्कर रिलेटेड एक्सीडेंट जितने भी हुए हैं उसकी सारी की सारी एक्सपेंसेस इसमें आएंगे एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज भी आएंगी. सिंगल लार्जेस्ट लाइन ऑफ कमर्शियल इंश्योरेंस, यानी सिंगल लार्जेस्ट लाइन ऑफ कमर्शियल इंश्योरेंस है, कमर्शियल इंश्योरेंस सबसे ज्यादा इसमें ही होती है. ग्रोथ इन वर्कर्स कंपनसेशन प्रीमियम was very high during 1970s, यानी ग्रोथ इन वर्कर्स कंपनसेशन, वर्कर कंपनसेशन में जो ग्रोथ है that was very high during 1970s but it slows down in 80s. In early 90s this line suffered significant loss, वर्कर कंपनसेशन की वजह से लॉसेस भी हुए थे. However, by the mid 1990 high investment returns had returned this line to profitability. 1990s के जो मिड में था उसके हाई रिटर्न्स ने इसे दोबारा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेकर आया. Intense price competition returned, developed in the later half in 1800s in Europe and in early 1900s in United States because of hardship placed on worker by common law. hard work जरूरत होती है वर्कर से and that is on the common law. A worker receive guarantee of compensation. The employer is protected from employees seeking damage for a work related injuries. यानी कि ये एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करता है जो एम्प्लॉयज ये सीख कर होते हैं कि वर्क रिलेटेड इंजरीज से उन्हें क्या मिल सकता है, यानी उन्हें पता होता है कि अगर ये हुई तो हमें कौन पेमेंट करेगा.
मेजर रिफॉर्म्स भी कुछ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मेजर रिफॉर्म्स कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं? द नेशनल कमीशन ऑन स्टेट वर्कमैन कंपनसेशन लॉ वाज क्रिएटेड टू डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच स्टेट लॉ प्रोवाइड एडिक्वेट, प्रॉम्प्ट एंड इक्विटेबल कंपनसेशन टू इंजर्ड वर्कर्स। जनरली द स्टडीज रेज्ड डाउट अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन एज इट ऑपरेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एट द टाइम ऑफ स्टडी वाज मेड। Since then, state legislature has passed numerous reforms to comply with the Commission recommendation, including full coverage for medical and rehabilitation, adequate income replacement, coverage for all workers, cost of living adjustment, improved data system. यानी ये सारी चीजें कवरेज आएंगी when we are talking about worker compensation or worker life compensation insurance. Insurance methods and 3 methods which the employer can provide to employee with the coverage required by law: purchase of worker compensation and employer's liability policy for private commercial insurer, यानी कि वर्कर कंपनसेशन एंड एम्प्लॉयर लाइबिलिटी पॉलिसी फ्रॉम प्राइवेट इंश्योरर, ये आप उसमें से परचेज कर लें। परचेज इंश्योरेंस थ्रू अ स्टेट फंड से भी परचेज हो सकती है, और अ फेडरल एजेंसी सेटअप फॉर दिस पर्पस, यानी कि फेडरल एजेंसी जो इसके लिए सेटअप हो वो भी इसी पर्पस के लिए एग्जिस्ट कर रही हो। सेल्फ इंश्योर आर ऑल्सो देयर, सेल्फ इंश्योर भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि सेल्फ इंश्योरेंस हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही है, यानी सेल्फ इंश्योरेंस भी एक तरह से एक इंश्योरेंस मेथड है। प्राइवेट इंश्योरेंस एग्जिस्ट कर रही थी। द स्टैंडर्ड वर्कर कंपनसेशन एंड एम्प्लॉयर लाइबिलिटी पॉलिसी हैज 2 मेजर इंश्योरिंग एग्रीमेंट्स, कवरेज ए and coverage B. Coverage A, to pay all claims required under the worker compensation law in state where the injury occurred, including occupational disease benefit, penalty accessible to employer under law. Coverage A, to defend all employees' suit against the employer and pay any judgment resulting from this suit. Employee suits are surprisingly frequent because methods are constantly being found to bring an action against the employer in spite of intentions of the states to discourage such suits. The insured deals directly with the employees and is primarily responsible to the employee for benefit, यानी primarily responsible भी होता है employee से for benefit. Thus, even if employer should go out of a business, the injured employee security is not jeopardized, यानी कि उसकी employee security खत्म नहीं होगी. State fund and federal agencies in 20 states. An employer has a choice to use private insurer or state farm as an insurer of worker compensation. In 5 states, the employer does not have this choice. Much insured in an exclusive state fund. ज़्यादातर state fund से ही funds हो रहे होते हैं, और in 3 of these states में self और कुछ में self insure भी चल रहे होते हैं. In addition to the state fund, federal agencies provide worker compensation coverage. यानी कि federal agencies भी worker compensation coverage provide करते हैं. Now there exists self-insurance in most states under specified condition, and employer permitted to self-insure the worker compensation coverage. Self-insurance is generally not permitted in Canada. Self-insurers are generally large concern with adequate diversification of risk and financial resources that enables them to qualify under the law. जो qualify कर रहे होते हैं under the law. So that's the end of the today's lecture. We have not completed this chapter today. Inshallah, in the next lecture we are going to complete it further. अभी सेल्फ इंश्योरेंस को हमने यहीं पे छोड़ दिया था. अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सेल्फ इंश्योरेंस को फर्दर और डिटेल करेंगे. आज हमने देखा कि हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, कौन कौन से क्लॉजेज हैं, कौन कौन सी क्लॉजेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रोविजंस एग्जिस्ट कर रही हैं. हमने बड़ी डिटेल में देखा है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी फर्दर कि वर्कर कंपनसेशन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और उनको हम लोग कैसे डील आउट करते हैं. सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 23. अल्लाह हाफिज.